हेलो एवरीवन, मैं उमेश मिश्रा आज एक बार फिर आपके बीच हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर उपस्थित हूँ। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि किसी कार्य का भविष्य में करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का भविष्य में या निकट भविष्य में करना या होना पाया जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी के आदि आता है। और इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें मुख्य रूप से दो तीन बातें ध्यान रखनी है। वो दो तीन बातें होती हैं कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की फॉर्म। सहायक क्रिया क्या आएगी और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, ये दो बातें हमें हर टेंस में विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जहाँ तक सहायक क्रिया की बात है तो कर्ता अगर आई अथवा वी है, सब्जेक्ट आई अथवा वी है तो सहायक क्रिया आती है सेल। यानी हिंदी वाक्य में मैं है तो मैं के लिए आई है, आई होगा तो सहायक क्रिया सेल आएगी। हमको वी बोलते हैं, वी होगा अंग्रेजी में तो फिर सहायक क्रिया सेल आएगा। और आई वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब के साथ, जैसा कि सामने लिखा है, अदर्स के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल और अन्य सभी के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करके और क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये दो तीन बातें हमें बहुत बारीकी से समझने की और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब माना कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है तो फिर हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो उसके लिए नियम है, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट को रख देंगे। और इस तरह से हमारा वाक्य जो है वो अंग्रेजी में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे कोई हिंदी वाक्य एक ले लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करूंगा। मैं अपना पाठ याद करूंगा। मैं अपना पाठ याद करूंगा। ठीक है, मैं अपना पाठ याद करूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है हिंदी में। इसे हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो फिर क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, यानी कर्ता को रखना है। और कर्ता जैसा कि पहले की टेंसों में बताया है कि कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा कर्ता होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो पाठ याद कौन करेगा, मैं करूंगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एचपी का मतलब शॉर्ट में लिखा है एचपी, तो इसका मतलब एचटी हेल्पिंग और इसे वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, याद करना। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। आई सेल लर्न, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। आई सेल लर्न, में याद करूंगा। तो क्या याद करूंगा, अपना पाठ। आई के साथ अगर अपना दिया होता है तो फिर आई का पदेश माई आता है और
ऑब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाएगा, आई शैल लर्न माई लेसन, आई शैल लर्न माई लेसन। और देखते हैं, बढ़ई एक सुंदर सुंदर कुर्सी बनाएगा, बढ़ई एक सुंदर कुर्सी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन बनाएगा कुर्सी, बढ़ई। तो बढ़ई क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, करता है। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले रखेंगे, और बढ़ई को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कारपेंटर। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा कारपेंटर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई अथवा बी में से कुछ होता था तो सेल आती। अब यहाँ आई और बी तो कुछ है नहीं, अदर्स में है ना, तो विल, कारपेंटर विल। ठीक है, अब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, क्या करेगा वो, बनाएगा। बनाने क्या बोलते हैं, मेक, बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सुंदर कुर्सी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ए ब्यूटीफुल चेयर, ए ब्यूटीफुल चेयर। ठीक है, ऐसे शिकारी शिकारी हिरण का शिकार करेगा, शिकारी हिरण का शिकार करेगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शिकारी। क्या हो जाएगा, हंटर विल हंट द लॉयन, शिकारी शेर का शिकार करेगा, हंटर विल हंट द लॉयन। ठीक है, अब माना कि वाक्य नेगेटिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना कि नेगेटिव है, तब हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, केवल हमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट रख देना है। बाकी पूरा फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा। माना कि यही वाक्य होता, मैं अपना पाठ याद नहीं करूंगा, मैं अपना पाठ याद नहीं करूंगा, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, आई शैल, और शैल के बाद नॉट करेंगे, आई शैल नॉट लर्न माई लेसन। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में जो है नॉट आ गया। ठीक है, ऐसे ही बढ़ई एक सुंदर कुर्सी नहीं बनाएगा, नेगेटिव कर दो इसे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कारपेंटर विल, जैसे यहाँ शैल के बाद नॉट लगाई, ऐसे यहाँ विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, माना कि अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है, अगर हिंदी का वाक्य इंटेरोगेटिव है और प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हुआ है, तब हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे कि क्या वह कल आगरा, क्या कल वह आगरा जाएगा, क्या कल वह आगरा जाएगा। कैसा है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ है, सबसे पहले है। प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है, सबसे पहले है, और प्रश्नसूचक शब्द अगर सबसे पहले होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ता के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया रखते हैं, यानी सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, वह, और वह के साथ सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आती है, विल। अधिकांश विल ही आएगी, आई और वी को छोड़कर, तो विल। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है विल ही। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, गो, विल ही गो, क्या हुआ है, जाएगा, कहाँ, टू आगरा, टू आगरा, विल ही गो टू आगरा। और कब जाएगा, टुमारो, कल, कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, भविष्य वाले कल को, आने वाले कल को टुमारो, और बीते हुए कल को यस्टरडे। तो गागी गे में जो है वो भविष्य वाला कल ही आता है, टुमारो ही आता है। विल ही गो टू आगरा टुमारो, टुमारो, और लास्ट
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और माना कि इस तरह का वाक्य इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तब हमें क्या करना है, तब हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी है। कहाँ लगानी है? सब्जेक्ट के बाद। ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में नोट हम कहाँ लगाते हैं? केवल नेगेटिव होता है तो हम नोट कहाँ लगाते हैं? सहायक क्रिया के बाद। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तब हम नोट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, यानी कर्ता और क्रिया के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट गो। ठीक है, क्या हो है? कल आगरा, माना कि हमने नहीं इसमें और जोड़ दिया, विल ही नॉट गो टू आगरा टुमारो। ठीक है, अब दूसरे तरीके के होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, जैसे तुम कल कहाँ जाओगे? तुम कल कहाँ जाओगे? कैसा है? इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य में बीच में दिया है। और प्रश्नसूचक शब्द जब बीच में होता है तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम सबसे पहले रखते हैं, यानी वाक्य की शुरुआत उसी प्रश्नसूचक शब्द से करते हैं। तो कहाँ, कहाँ को अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर। ठीक है, वेयर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट कौन है? यू, यू के साथ विल, वेयर विल, फिर सब्जेक्ट वेयर विल यू, और फिर मुख्य क्रिया गो, वेयर विल यू गो। आप कहाँ जाओगे या तुम कहाँ जाओगे? कब? कल, यानी वही भविष्य वाला कल, आने वाला कल, तो टुमारो, टुमारो। ठीक है, अब और देखते हैं, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करोगे? तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करोगे? ये भी इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, और इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आया है, क्यों ना, तो इसकी अंग्रेजी जो है हम सबसे पहले लगाएंगे। क्या है इसकी अंग्रेजी? क्योंकि वाई। ठीक है, और उसके बाद इसी की तरह हेल्पिंग वर्ड, ये सब इसी की तरह, तो हेल्पिंग वर्ड यहाँ भी तुम ही है, तो वाई विल, फिर सब्जेक्ट यू। अब ये इंटेरोगेटिव तो है ही, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव और है, तो इंटेरोगेटिव में जब नेगेटिव भी होता है तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो नॉट, Why will you not? अब मुख्य क्रिया क्या है? याद करना, learn. Why will you not learn? तुम याद क्यों नहीं करोगे? क्या? अपना पाठ है, तो you के साथ अपने के लिए क्या आता है? you का पोजेशन क्या है? your. तो एडजेक्टिव से पहले you का पोजेशन your, और पाठ को lesson, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया, वाई विल यू नॉट लर्न योर लेसन? आप अपना पाठ याद क्यों नहीं करोगे, या तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करोगे? तो इस प्रकार जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक से समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक्स, गुड लक।